हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने टाइल्स पे बहुत ही बेहतरीन लेवल का लेक्चर किया था, उसके डिस्कस किए थे, पॉइंट क्लाइम भी डिस्कस कर चुके हैं, सीमेंट ब्रिक्स इन सब के पीवाईक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम बहुत ही बेहतरीन लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा टिम्बर। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंट बाय क्वेंचिंग, चेयरिंग, हॉट एंड ओपन टैंक ट्रीटमेंट, डिपिंग या फिर स्टेपिंग प्रोसेस। तो अगर हम बात करते हैं टिम्बर क्या है, टिम्बर एक वुड है जो हमें ट्री से मिलती है। हम उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर उसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टिम्बर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसको फायर रेजिस्टेंस किस मेथड के थ्रू बनाते हैं, तो फायर रेजिस्टेंस हम क्वेंचिंग, चेयरिंग, हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट या डिपिंग एंड स्टेपिंग प्रोसेस में से हम हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको जो है फायर रेजिस्टेंट बनाते हैं। बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक टिम्बर होती है जिसको हम प्रिजर्वेटिव में या फिर किसी सॉल्यूशन में सबमर्ज करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। हम हीट करते हैं 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक। तो वी हीट अप टू 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस, देन वी मेंटेन दिस टेम्परेचर। फिर हम यहाँ पर इसको टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फॉर अ वाइल हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। वी मेंटेन द टेम्परेचर 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक। फिर यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वी अलाउ इट टू कूल, हम उसको कूल होने के लिए परमिशन देते हैं धीरे धीरे, जब वो प्रिजर्वेटिव को एब्जॉर्व करता है। और एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि वो जो प्रिजर्वेटिव है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और हमें फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है। तो हॉट एंड कोल्ड ओपन टैंक ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a long sawn timber piece with parallel side having its thickness less than 50 mm। तो जिसकी thickness हमारी क्या है, thickness जो है less than है 50 mm, thickness is less than 50 mm and width is greater than 50 mm। इसको हम क्या बोलते हैं, बोर्ड्स बोलते हैं, प्लैंक एंड बोलते हैं, फिर स्कैंटलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है प्लैंक, जिसकी थिकनेस हमारी क्या हो 50 mm से कम हो और जिसकी विड्थ जो है हमारी वो 50 mm से ज्यादा हो, इसको हम प्लैंक बोलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बोर्ड्स की बात करते हैं, तो बोर्ड्स में हमारा जो थिकनेस है बोर्ड्स में, थिकनेस हमारा 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो हमारी विड्थ है वो हमारी 200 mm के पास देखने को मिलती है। ये हमारा बोर्ड्स हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्कैंटलिंग की, तो स्कैंटलिंग क्या है, ये जो है वो पीस ऑफ टिम्बर है विद डिफरेंट साइजेस जो कि हम यूज करते हैं किसी भी टाइप ऑफ वर्क के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्कैंटलिंग। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा प्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट फॉर इंटीरियर वुड सच एज डोर इज। तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट हमारे वुड के अंदर कितना सैप या फिर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए इंटीरियर वर्क कराने के लिए, वो हमारा होता है 6 to 8%। तो यहाँ पर हमारा 6 to 12% ऑप्शन करेक्ट लग रहा है कि जो इंटीरियर वर्क है उसकी अगर हम बात करें तो 6 to 8% रहता है। वहीं पे अगर हम एक्सटीरियर वर्क की बात करते हैं, एक्सटीरियर वर्क की बात करें, एक्सटीरियर में डबल आर नहीं है, एक्सटीरियर वर्क की बात करते हैं, एक्सटीरियर वर्क में हमारा जो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर है वो हमारा 9 to 14% के बीच में वेराई करता है। इंटीरियर में हमारा 6 to 8%, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हमारा 6 to 12% विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिम्बर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फेल्ड ट्री is classified based on the position of the tree as पर IS 399 बिलोंग्स टू। तो जो हमारा बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो फेल्ड ट्री में से होती है, जो टिम्बर हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम रफ टिम्बर। वहीं पे लेकिन अगर जो हमारे लिविंग ट्री में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम, अगर हम लिविंग ट्री में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडिंग टिम्बर। और जब हम उस पर कुछ भी ऑपरेशन कर देते हैं, सॉ कर देते हैं, उसको काट के वो हम बनाते हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेड टिम्बर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रफ टिम्बर हो जाएगा क्योंकि वो हमें फेल्ड ट्री में से मिली है। ये सब एसएससी जेई के पीवाईक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्टवुड एंड द कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक डायग्राम होता है जो हमारे जहन में बैठ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है पित्त। ये जो हमारा इनर पार्ट है इसको हम बोलते हैं पित्त। फिर इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है, इसके बाद जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हार्टवुड। फिर हमारा बोला जाता है उसको हार्टवुड।
जो पिथ है उसके बाद जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड के बाद जो हमारी आती है फिर उसको बोलते हैं हम सैपवुड। हार्टवुड के बाद जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं सैपवुड। सैपवुड के बाद हमारा आता है कैम्बियम लेयर। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पिथ। पिथ के बाद आता है हमारा हार्टवुड। हार्टवुड के बाद हमारा आता है सैपवुड। फिर यहाँ पर हमारे पास आता है सैपवुड, ये है हमारा सैपवुड। सैपवुड के बाद जो है हमारा उसको हम बोलते हैं कैम्बियम लेयर। यहाँ पर हमारा आता है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर, इसको जो कैम्बियम लेयर है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो होती है हमारी इनर बार्क। जो कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं इनर बार्क। तो हम जो कैम्बियम लेयर है इसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम इसको बोलते हैं इनर बार्क। और जो इसके आउटर जो पूरे हमारी ट्री है उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं आउटर बार्क। उसको बोलते हैं हम आउटर बार्क, हम बोलते हैं आउटर बार्क। तो ये हमारा बेसिकली एक हमारा जो हम क्रॉस सेक्शन कट करेंगे अपने जो टिम्बर का तो वो हमारा पोर्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें मेड्यूलरी रेज देखने को मिलती है। हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे को जो देखने को मिलती है ऐसी रेज जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। ये हमें मेड्यूलरी रेज देखने को मिलती है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में क्या होता है। तो हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में हमारा सैपवुड होता है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू मैच डेसिडियस, कॉनिफर, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे प्लांट है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे जो ट्रीज हैं, जो बेसिकली ट्रीज को अगर हम डिफाइन करें, ट्रीज को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमें एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जो इनसाइड, अगर हम बात करते हैं ट्रीज में तो एक होता है जिसमें ट्रीज में एक आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और एक इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनस। जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनस। उनको बोलते हैं हम एक्सोजेनस। अब इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा एंडोजेनस की अगर हम बात करें तो एंडोजेनस के एग्जाम्पल होते हैं बैम्बू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होते हैं हमारे बैम्बू, ये हो गया हमारा पाम या फिर केन। बैम्बू, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, पाम हो गया या फिर केन। वहीं पे एक्सोजीनस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें दो देखने को मिलते हैं। एक होता है कॉनिफर जो कि एवरग्रीन है, इनके जो लीव्स हैं वो कभी शेड नहीं होते। और एक होता है हमारा डेसिडियस जो कि एक टाइम पीरियड पे इनकी लीव्स शेड हो जाती है फिर न्यू लीव्स आती हैं, उनको हम बोलते हैं डेसिडियस। अब जो हमारी कॉनिफर होती है इसकी जो वुड हमें मिलती है वो होती है सॉफ्ट वुड, और जो डेसिडियस होती है इसकी जो वुड हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं हार्डवुड, उसको हम बोलते हैं हार्डवुड। अब यहाँ पर हम देखेंगे जरा, तो डेसिडियस हमारी हार्डवुड देती है तो ए का क्या हो जाएगा हमारा 2। फिर उस कॉनिफर हमें सॉफ्टवुड देती है तो सी का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा हमारा 1। एंडोजीनस में हमारा एग्जांपल हो जाएगा बैम्बू जो कि हो जाएगा 4। एक्सोजीनस की बात करते हैं तो एक्सोजीनस हमारा क्या हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब हमारा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2143। 2143 मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ ट्री कैम्बियम लेयर इज सिचुएटेड बिटवीन। अभी हम देख चुके थे कैम्बियम लेयर हमारा जो इनर बार्क था, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा था, इनर बार्क। और इस तरफ क्या था, हार्टवुड के बाद सैपवुड था। तो जो हमारा हार्टवुड है बेसिकली हमारा जो सैपवुड है और जो इनर बार्क है उसके बीच में हमारी कौन सी लेयर आती है, कैम्बियम लेयर आती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईएससी में पूछा गया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ अ टेस्ट ऑफ वुड फॉर कंडक्टिंग अ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डायमेंशन फॉर द टेस्ट ऑफ वुड फॉर कंडक्टिंग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट इज, तो 600 × 50 × 50। एसएससी जेई में भी पूछा जा चुका है और डीएमआरसी में भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डायमेंशन टेस्ट स्पेसिमेन का लेते हैं 600 mm × 50 mm × 50 mm। अब यहाँ पर क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि क्या वो जो हमारा फंगाई है, इंसेक्ट्स है, जो हमारे केमिकल्स है, उनसे रेजिस्टेंस शो कर सकता है कि नहीं, वो ड्यूरेबल है कि नहीं एक टाइम पीरियड तक। अब अगर एवरेज लाइफ की बात करें, अगर हमें बोलना है कि हाई ड्यूरेबल है, अगर हमारी जो टिम्बर है हमें उसको बताना है कि वो हाई ड्यूरेबल है, तो हाई ड्यूरेबिलिटी कितने पे शो होती है। अगर हमारी जो टिम्बर है वो हाई ड्यूरेबिलिटी शो कर रहा है, मतलब उसकी जो एवरेज लाइफ है वो ग्रेटर देन 10 ईयर्स होगी। अगर हम बात करें मॉडरेट है, उसकी अगर ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी शो कर रहा है,
मॉडरेट ड्यूरेबिलिटी है तो उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 5 to 10 ईयर्स के बीच में वेराई करेगी, 5 to 10 ईयर्स के बीच में वेराई करेगी। लेकिन अगर जो हमारी एवरेज लाइफ है वो लो ड्यूरेबिलिटी है, तो अगर जो एवरेज लाइफ है वो 5 ईयर्स से भी कम है तो वो हमारी टिम्बर कैसी है, लो ड्यूरेबिलिटी शो करता है। एवरेज लाइफ हमारी लेस देन 5 ईयर्स है तो हमारा वो लो ड्यूरेबिलिटी शो करता है। तो बेसिकली अभी हमें पता होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के लिए जो हमारी डायमेंशन है वो 600 इंटू 50 इंटू 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्लाईवुड। तो प्लाईवुड से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीवाईक्यू में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम प्लाईवुड की बात करते हैं तो बेसिकली प्लाईवुड में क्या होता है, प्लाईवुड में अगर हम बात करें 3 या फिर 3 से ज्यादा ऑड नंबर में जो हमारी पैनल होती है, वुड पैनल्स, हमारे कैसे पैनल्स, वुड पैनल जो है 3 या फिर हमारे ऑड नंबर में 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 13 तक। तो यूजुअली हमारे 3 to 13 के बीच में वुड पैनल्स को हम बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज्ड ग्लू प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, इन लेयर्स को हम बोलते हैं वीनर्स। लेयर्स ऑफ वीनर्स पे हम जब प्रेशर करके ग्लू लगाते हैं, प्रेशराइज ग्लू लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्लाईवुड। अब उसको हम बोलते हैं प्लाईवुड। जो आउटर मोस्ट वीनर होती है उसको हम बोलते हैं फेस। जैसे वीनर्स लगाई हमने, एक तो बेसिकली अभी ये कैसे लगाते हैं हम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, एक इस तरीके से तो फिर एक इस तरीके से रहेगी, फिर एक इस तरीके से है तो फिर एक इस तरीके से लगती है कि बहुत ही मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल बना रहता है, बहुत ज्यादा अच्छा इनके बीच में बॉन्ड बना रहे, और बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड ग्लू लगाते हैं ऑड नंबर्स वीनर पे। और जो सबसे टॉप मोस्ट वीनर होता है, हमारा सबसे ऊपर वाला वीनर, उसको हम फेस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फेस प्लाई। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन पहला देखते हैं, वो बोल रहा है 3 or more winners in odd number are placed one above the other with the direction of gray, ऑल लेयर्स आर सेम। तो हमारे डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर वो बोल रहा है इवन नंबर्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोल रहा है इवन नंबर्स, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। 3 या फिर हमारे मोर विनर्स इन ऑड नंबर्स, ये बात बिल्कुल सही है। प्लेस्ड वन अबव द अदर इन सक्सेसिव लेयर एट 90 डिग्री, अभी बताया कि एक ऐसे है तो एक हमारा एक वर्टिकल है तो एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल है तो फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से लगता है तो ये 90 डिग्री पे बनाते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स इन वुड विच इज यूजुअली नॉर्मल टू द एनुलर रिंग्स। एनुलर रिंग्स क्या होती है, एनुलर रिंग्स जो हमारी हैं हमें वो बताती हैं कि ये हमारा जो ट्री है बेसिकली इसकी एज क्या है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो एनुलर रिंग्स है उसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो क्रैक्स देखने को मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शेक्स बोलते हैं, चेक्स बोलते हैं, नॉट्स बोलते हैं, फिर रिंड गिल बोलते हैं, रिंड गाल बोलते हैं। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऐसे डाउट को जो हमारा मतलब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारा क्रैक हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं चेक्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनुलर रिंग के लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स को हम चेक्स बोलते हैं। वेल वहीं पर अगर हम बात करें हमारे पास शेक्स भी लिखे हैं, तो टाइप्स ऑफ शेक्स पता होने चाहिए। पहला शेक होता है हमारा स्टार शेक, वहां पर हमारे को क्या देखने को मिलेगा, स्टार की शेप में हमको क्रैक देखने को मिलेगा। बेसिकली किस तरीके से रहता है कि आउटसाइड से वाइड रहता है, और जैसे ये हमारा टिम्बर का आउटर सरफेस, तो ये वाला जो सरफेस है ये वाइड इस तरीके से रहेगा। तो हमारा स्टार शेप इस तरीके से आपको अंदर की तरफ ये पूरा जो मैंने ये स्टार शेप में बनाया है, ट्रायंगल बनाया, ये हमारा बिल्कुल रहता नहीं है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक रहता है। तो हमें इस तरीके का शेक देखने को मिलता है, दैट इज वाइड एट आउटसाइड एंड डिमिनिश इनसाइड द सेंटर। वहां पर धीरे धीरे अंदर सेंटर की तरफ जाता है तो वो छोटा होता जाता है। वहीं पे एक और बात करें तो हार्ट शेक, जो कि बेसिकली हमें पता है पित्त के बाद हार्ट आता है, वहां पर जब हमको इस तरीके से देखने को मिलता है कि सेंटर पे वाइड है और आउटसाइड डिमिनिश होने लगता है। हार्ट शेक की अगर हम बात करते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक पूरा डिफेक्ट पर लेक्चर लेके आएंगे, वहां पर इमेज के संग देखेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या करेंगे, सेंटर पे ये वाइड रहता है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटर पे वाइड है, और जब आउटसाइड डायरेक्शन में आएंगे तो आउटसाइड डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, डिमिनिश मतलब छोटा होने लगेगा, डिमिनिश होने लगेगा। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा फिर होता है हमारा रिंग शेक। इसमें क्या आता है कि पूरा जो बेसिकली अगर आप इसको देखो, जैसे ये हमारा है
अगर मैं यहाँ तक कि ये छोटा सा मेरे को शेक देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम कप शेक। तो यही कप शेक पूरा रिंग को कवर कर लेता है, ये पूरा रिंग को कवर कर लेता है, तो इसको बोलते हैं हम रिंग शेप। तो पहले अगर कप शेक की बात करें तो एक रप्चर, जो हमारा एक सर्कुलर डायरेक्शन में रप्चर देखने को मिलता है, उसे कप शेक बोलते हैं। और कप शेक अगर वो पूरी इंटायर रिंग को कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम रिंग शेप। नॉट्स की बात करें तो बेसिकली जब हमारी ब्रांचेस हैं, जो हमारी जो ट्री की ब्रांचेस है वो ब्रोक हो जाती है, कट हो जाती है, तो उसके वजह से जो हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है वो नॉट्स हैं। और एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है या फिर कर्व्ड स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो वो होते हैं हमारे रिंड गाल्स। ये हमारे कुछ डिफेक्ट्स हैं, इसको और बेहतरीन लेवल पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेसिकली हम टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स फिर इमेजेस के संग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिप मार्क, डायगोनल मार्क, टॉर्न मार्क या फिर वेन मार्क। तो बेसिकली चारों मार्क हमारे किससे रिलेटेड है? कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि डिफरेंट जो हमारा डिफेक्ट्स है उसको हम किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे कन्वर्जन की वजह से जो हमारे को डिफेक्ट देखने को मिलते हैं वो हमारे चिप मार्क, डायगोनल मार्क, टॉर्न मार्क या फिर वेन है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ फायर प्रूफिंग ऑफ टिम्बर इज टू। तो फायर प्रूफिंग करने का बेसिकली क्या है? हमारा फायर प्रूफिंग इसलिए करें कि जल्दी आग ना पकड़े, और जो मतलब बेसिकली जल्दी आग ना पकड़े, यही मेन है। तो यहाँ पर पहला क्या करा है? एक्सटिंग्विश द फायर एंड डिसिपेट द हीट जनरेट। एक्सटिंग्विश करने का मेन पर्पस नहीं है, हम फायर प्रूफिंग का मतलब है कि वो जल्दी से आग ना पकड़े। नॉट अलाउ फायर टू कम क्लोजर टू द वुड एक्सटिंग्विश द फायर बाय एब्जॉर्बिंग द हीट जनरेटेड या मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट। तो जल्दी आग ना पकड़े, बेसिकली मेक इट डिफिकल्ट टू इग्नाइट एंड सपोर्ट्स इट्स ओन कंबशन। ये हमारा फायर प्रूफिंग का पर्पस है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिफेक्ट डेवलप अ ट्री ग्रोज रैपिडली। इनमें से कौन सा जो वुड डिफेक्ट है वो तब होता है जब डेवलप्स व्हेन अ ट्री ग्रो रैपिडली अगर ग्रो कर रहा है, तो इनमें से कौन सा आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, कौन सा आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा? तो अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें जो ग्रेन्स है वो कोर्स देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही है। वाइडेंड एनुलर रिंग्स देखने को मिलेंगी, ये भी सही है। और जल्दी रैपिडली अगर ग्रो कर रहा है तो हमको जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, लेसर स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। मतलब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 3 ऑल द 3 पॉइंट्स आर करेक्ट व्हेन अ ट्री ग्रोज रैपिडली। हमें ग्रेन्स भी क्रोर्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेंथ भी कम देखने को मिलती है, और एनुलर रिंग जो होती है वो भी बहुत वाइड देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर एनुलर रिंग सराउंडेड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ कोर ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? हार्टवुड कहा जाता है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, कोर ऑफ अ ट्री हमारा हार्टवुड है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंट्रल पोर्शन है, सेंटर मोस्ट पोर्शन है हमारा। बेसिकली ये यूजुअली डार्क कलर का होता है। जो हमारी जो वुड है वो स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, उस मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, ये सब चीजें कौन शो करता है? हार्टवुड शो करता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ द टिम्बर एज पर टिम्बर ग्रेडिंग इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बिटवीन 5.9 तो 5.6 टू 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बहुत ज्यादा अब आजकल इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें, तीन तरीके के ग्रेड देखने को मिलते हैं। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, अगर हम बात करें ग्रेड ए की बात करें, तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग अगर वो हमारी ग्रेटर है 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से, तो मेरा वो ग्रेड ए हो जाएगा। अगर 9.8 से लेके 12.5 के बीच में है, 9.8 से लेके 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में, तो उसको हम ग्रेड बी बोलेंगे। और ग्रेड सी क्या है हमारा? 5.6 से लेके 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में है, तो हम उसको बोलते हैं ग्रेड सी। और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, ग्रेड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली ये हमारा ग्रेड सी विल बी द करेक्ट आंसर। और हमें तीनों ही ग्रेड याद होने चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि हमारा ये है कि नेकिंग क्या होती है। नेकिंग क्या है? इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है, मेकिंग अ नॉच बिलो द बर्ड बाय रिमूविंग अ वेज शेप piece of bark, making a notch above the bird by removing wedge shaped piece of bark, या circular ring of bark, या selection and complete remove of part of the plant। इनमें से नेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? और एक लास्ट क्वेश्चन ये सी का जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि फाइबर बोर्ड, हार्टवुड, लेमिनेटेड और प्लाईवुड, इन सब ये किससे से रिलेटेड है? फाइबर बोर्ड की बात करें तो ये बेसिकली हमारा इंसुलेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। मतलब इंसुलेशन प्रोसेस के लिए जो हीट और साउंड है बेसिकली उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। तो ये हो
जाएगा हमारा इंसुलेशन के लिए, ए का 2। हार्टवुड की अगर हम बात करते हैं, हार्टवुड हमारा बेसिकली स्कैंटलिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। स्कैंटलिंग देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पीस शेप्स है हमारे वुड के, उसको बोलते हैं। तो बी का हमारा हो जाएगा 3। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं लैमिनेटेड की, तो लैमिनेटेड बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, लैमिनेटेड टिम्बर ये हमारा यूज किया जाता है आर्चेज एंड ट्रसेस में, मतलब 4। और प्लाईवुड हमें पता ही है कि जो ऑड नंबर की हमारी पैनल्स होती हैं उनसे हम बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी का 1। पैनलिंग, पैनलिंग के लिए यूज किया जाता है हमारा ये। तो 2 3 4 1 ईएससी में पूछा गया, मतलब एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।